मुझे नहीं लगता आर्मी से ज़्यादा कोई हार्ड होगा, लेकिन वो भी खुशी खुशी करते हैं, हमारे लिए करते हैं, तो हमारे फर्क। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप लोगों का एक दोस्तों न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मेरे साथ फिर से भैया है, जो कि आप लोग जानते होंगे भैया को, रोहित भैया है। असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पर भी पोस्टेड है चंडीगढ़ में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे जो ALP के बारे में जो होता है ना, कि आप लोग को बहुत सारा मन में डाउट रहता है कि ALP का जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, इसमें ड्यूटी का रोस्टर कैसा होता है, और जो आप लोग का जो मेन ये डाउट होता है कि आप लोग को जो ITI करना है वो ITI किस ट्रेड में करना चाहिए, कौन सा ट्रेड बेनिफिशियल होगा आपके लिए, इस सब के बारे में आज वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भैया आपका स्वागत है। तो भैया तो आपने तो कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए और उसके बारे में तो बता दिए। तो भैया सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आप ITI किए थे आपका ट्रेड कौन था। पहले यही क्वेश्चन ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में रहता जी, है। मैंने जब ITI करा था, मेरा ITI सेशन 15-16 था, क्योंकि मेरा 12th 15 में मैंने करा, 15-16 मैंने ITI करा। मेरा जो ट्रेड था वो डीजल मैकेनिक था जी। और मेरा 1 साल का था, और मैंने ये 1 साल का था, और ये माइंड फिगर था कि मुझे और कुछ में जाना नहीं। मतलब ये था कि अब एक है लोको पायलट में, उसी के लिए प्रिपेयर था शुरू से, क्योंकि मुझे जो लगा कि अगर मतलब सस्ते से और अच्छे तरीके से, क्योंकि करने का 2 साल का इंसान हर 2 साल का भी करता है कोई, लेकिन मेरे लिए मुझे जो सही लगा, मैं 1 साल का करा डीजल मैकेनिक, और मेरे लिए फ़ायदेमंद भी रहा। 16 मेरा ITI हुआ कंप्लीट, 18 की वैकेंसी आई, मैं 18 में सिलेक्शन भी ले लिया, और अभी मैं आपके सामने वर्तमान में हूँ असिस्टेंट लोको पायलट चंडीगढ़ में पोस्टेड, और चल रहा है अभी तक। तो भैया ये बताइए कि जो अच्छा ट्रेड कौन सा होता है जो स्टूडेंट को करना चाहिए, ताकि उनको थोड़ा है ना कि अपॉर्चुनिटी उनके पास ज़्यादा रहे, कि और जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी जा सके, और बहुत सारे ITI के थ्रू अब बहुत सारे जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, DRDO हो गया, तो उनको लिए कौन सा पोस्ट ट्रेड अच्छा होना चाहिए। जहाँ तक बात है अपॉर्चुनिटी की, तो अपॉर्चुनिटी तो सब में है कहीं ना कहीं अपने हिसाब से। बाकी जहाँ तक बात है, जो थोड़ा ज़्यादा रहता है, जैसे DRDO हो गया, मान लो आप, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह हो गया, और भी चीज़ें जो होती है स्टेट वाले में भी, तो वो इलेक्ट्रिशियन और फिटर का थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेरिजन टू डीजल मैकेनिक, जो मैंने देखा है अपने ट्रेड में। कि जहाँ मैंने देखा है कि 10 सीटें हैं डीजल मैकेनिक, तो उसके तुलनात्मक में आप देख लो तो 50 सीटें रहते हैं इनके। तो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी अगर आप मानो, तो मुझे जहाँ तक लगा कि इलेक्ट्रिशियन और फिटर में डीजल के तुलना में ज़्यादा मौका रहता है आपको। भैया थोड़ा ये बता दीजिए जो ALP टेक्नीशियन का जो है उसका सिलेबस क्या होता है, जैसे आप लोग का जो वैकेंसी कब आया था, और इसका सिलेबस के बारे में बता दीजिएगा, इसका एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है, जैसे CBT 1 CBT 2 होता है, इसके बारे में तो बता। जी, तो LP की वैकेंसी आई, तो उसकी मतलब मान लो सिलेबस, तो उसके तो पहले पेपर आप मान लो कि CBT 1 हुआ, CBT 2 में 2 पेपर हुए, एक तो ट्रेड के जो क्वालिफाइंग नेचर था, और उसी के साथ एक सेकंड पेपर था जिसमें कि मेरिट जिनके हिसाब से बनता है। CBT 3 जिसको आप लोग साइको के नाम से जानते हो, साइको टेस्ट कहते हैं उसका। तो प्री का जो सिलेबस नॉर्मल था, मैथ, रीजनिंग, GK GS साइंस वगैरह जो करंट रहता है, जो नॉर्मली कंपटीशन एग्जाम कराता है। कितना मार्क्स रहता है। CBT 1 तो 75 मार्क्स के थे, और दूसरे जो आपके थे CBT 2 में एक ट्रेड टेस्ट और एक वो जो 100 मार्क्स का होता है, इससे आपका मेरिट तय होता है। तो ट्रेड टेस्ट में आप वो तो चुनना का होता है, हर मतलब ऑप्शन रहता है वहाँ कि आप कौन सा मतलब ट्रेड से देना चाहते हो CBT 2। तो CBT 2 में जो ट्रेड टेस्ट होता है वो 75 मार्क्स का होता है। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह भी रहता है, ट्रेड टेस्ट, ट्रेड क्वेश्चंस भी रहेंगे आपके। वो उसी में एक CBT 2 का सेकंड पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपके मैथ, रीजनिंग जो नॉर्मली होते हैं कंपटीशन के। बाकी साइको टेस्ट है, साइको टेस्ट में तो आप देख लो, उसमें तो एक जो उनका एक पार्ट साइको टेस्ट का पूरा जो पार्ट होता है, उसमें शायद 5, मुझे पूरे तरीके से याद नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक बता पा रहा हूँ कि टाइप 1 में मेमोरी टेस्ट था, दूसरे में ये था वॉच था, उसमें वॉच का रहता है एक वॉच वाला, मतलब एक होता है कि मतलब उसी में होता है कि कितना से कितना बजे तक का ऐसा कुछ एंगल वगैरह निकालना होता है। तीसरे में ब्रिक्स या क्यूब का रहता है क्वेश्चंस, और अगले में आप एक फिगर रिप्लेसमेंट का, जो कि पहली बार साइको के इतिहास में मेरे ख्याल से पूछा गया था, क्योंकि जो जानकार लोग बताते हैं कि फिगर रिप्लेसमेंट आज तक नहीं पूछा गया था, जो कि पहली बार 2018 के एग्जाम में डाला गया था। और उसी में ब्रिक्स में एक गूगली किया गया था कि ब्रिक्स का जो क्वेश्चन था हमेशा सीक्वेंस से पूछा जाता था, कि अगर आप किसी के पास 10 ब्रिक्स रखे हैं तो उसमें पूछा जाता कि सीक्वेंस से कि A कितने को टच कर रहा है, B कितने को टच कर रहा है। लेकिन जब मैंने दिया था तो उस टाइम पहली बार मुझे लगा कि इसमें ना उलटफेर हुआ, जिसके वजह से काफ़ी लोगों का रिजल्ट गड़बड़ भी हुआ था, क्योंकि आप सुधार नहीं कर सकते ना। ये तो है, अगर आप मान लो सेव कर दिया आपने तो आपके तो गलत हो गए, और एक बार में 5 क्वेश्चन आ रहा है ब्रिक्स का। तो उसमें ये था, पहले आता था ABCDE कितने मतलब सीक्वेंस से कितने कितने को छू रहा है। लेकिन इस बार जो मैंने देखा कि नहीं, कभी आप पहले पूछ लिया E तो फिर B का, इसकी वजह से लड़के लोगों ने प्रैक्टिस तो ऐसा करा था कि भाई सीक्वेंस से में मारना है, लेकिन वहाँ पे ये था। और बाकी एक वो रहता, क्या बोलते हैं उसे,
सिमिलरिटी कुछ रहता है कि मान लो एक फिगर दे दिया आपको, उसके अनुसार 5 अलग से रहेंगे, उसमें सबसे सिमिलर कौन है, इसी तरीके के साइको का सिलेबस रहता है। ये थोड़ा एग्जाम कब हो रही है याद है यार? मार्क्स तो कुछ बता दी बस था, क्योंकि याद बहुत। CBT 1 एग्ज़ाम मेरा 20 अगस्त 2018 को हुआ था, और CBT 2 मेरा 23 जनवरी को हुआ था, और CBT 3 मुझे जहाँ तक याद है मई में 10 मई को CBT में मार्क्स को याद है? मार्क्स कितना? मार्क्स मेरे समथिंग वो 75 के थे, तो मेरे 48 लगभग थे। और CBT 2 में ट्रेड टेस्ट में 75, मेरे 53 बने थे, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया था जानकारों के द्वारा कि ट्रेड में लोग फेल होते हैं, तो मैंने 100 मार्क्स के बजाय ज़्यादा मेहनत मैंने उससे करा। बाकी 100 मार्क्स मेरे नॉर्मल थे, 70 के आसपास थे। और ट्रेड का कहीं क्लास भी किया था क्या? हाँ, ट्रेड का मैं करा था, पटना में ही करा था ऑफलाइन क्लास। बाकी ज़्यादा दिन का नहीं, 1 महीने का क्लास था वो। बाकी वो सर बहुत हेल्पफुल थे। बाकी मैं जब एग्ज़ाम हो तो मैं उनका नाम या कुछ ऐसा गाइड कर रहा था, बताऊँगा बिल्कुल। बाकी CBT 3 का भी मैंने, जो साइको कहते हो आप, उनका मैंने पटना से करा था। हाँ, बाकी प्रैक्टिस अपने, बाकी मैंने क्लास करा था। ऐसा नहीं कि मैं खुद से हर चीज़ करा, मैंने क्लास करा था। अब ये बात रहती है ना, लड़का लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई ड्यूटी रोस्टर कैसा जाता है, क्योंकि ट्रेन तो हमेशा चलती है। ड्यूटी रोस्टर क्या होता है, आप लोगों को रेस्ट कब मिलता है, और इस रनिंग अलाउंस क्या होता है, ये तीनों के बारे में एक ही बार बता दें, क्योंकि वीडियो लंबा भी होना चाहिए। ड्यूटी नेचर थोड़ा सा हार्ड है अकॉर्डिंग टू अदर जॉब। कहने का मतलब ये कि गाड़ियाँ तो आपको चलानी है, क्योंकि हर चीज़ खड़ा हो सकता है, रुक सकता है, लेकिन गाड़ियाँ नहीं रुक सकती है। अब कोविड भी आया था, हर चीज़ बंद पड़ा था, लेकिन सबसे अधिक प्रचालन अगर था तो वो रेलगाड़ियों मालगाड़ियों का था। और जब अपन जाते हैं असिस्टेंट के पोस्ट पे भर्ती होकर, तो हमें स्टार्टिंग में जो जब तक हम सीनियर LP नहीं बन जाते तब तक हमें गुड्स पे काम करना पड़ता है। और रेस्ट का जहाँ तक बात है, तो वर्किंग के बाद जब आप ड्यूटी करते हो, आपका जो होता है हेड क्वार्टर, जिसे आप लॉबी कहते हो, अगर आप मान लो कि जैसे मेरी हेड क्वार्टर चंडीगढ़ है, अगर मैं ट्रेन वहाँ से लेके जाता हूँ लुधियाना मैंने ट्रेन मतलब अपना साइन ऑफ करा ड्यूटी का, फिर मेरी ड्यूटी वहाँ पे ड्यूटी के अकॉर्डिंग, मान लो कि अगर मेरी ड्यूटी 8 घंटे से कम है तो मुझे 6 घंटे का रेस्ट मिल जाएगा, और अगर 8 घंटे से ज़्यादा है तो 8 घंटे का रेस्ट मिल जाएगा अदर हेड क्वार्टर में। फिर मेरी ट्रेन 8 घंटे बाद लगा सकते हैं वो। अगर मैं उस ट्रेन को लेके अपने हेड क्वार्टर पे आके ऑफ करता हूँ ड्यूटी, तो मुझे अपने हेड क्वार्टर में चाहे मैं 1.5 घंटे की ड्यूटी करूँ, आधे घंटे की ड्यूटी करके ऑफ करूँ, या 10 घंटे की ड्यूटी ऑफ करके करूँ, तो मुझे 16 घंटे का रेस्ट प्रॉपर मिलता है। और वीकली रेस्ट कहते हैं, तो PR कहते हैं, वो 30 घंटे का होता है। कहने का मतलब अगर आपकी ड्यूटी 7 दिन हो गई है, तो अगला जो आपका 8वां दिन होगा उसमें आपको 30 घंटे का रेस्ट, वीकली रेस्ट, जिसको बाहर भाषा में कह सकते हैं, जहाँ ऑफिस में संडे, हमारे संडे नहीं होता है, हमें वो चलाना होता है, हमारा एक ड्यूटी रोस्टर होता है, जितना मतलब जिस अनुसार से हम ड्यूटी ऑफ करें उसके अनुसार से काउंट किया जाता है। मतलब ड्यूटी कैसे हार्ड होता है, कैसे आसान होता है आपके लिए, थोड़ा ड्यूटी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें ड्यूटी आसान और मतलब आसान या हार्ड नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारी जिम्मेदारी है, और हम उस चीज़ के लिए जब चुने गए हैं तो हम उससे हार्ड नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से अगर आप किसी काम को कर रहे हो, अगर आपका मन लग रहा हो, तो मेरे ख्याल से हार्ड नहीं है फिर, क्योंकि मुझे नहीं लगता आर्मी से ज़्यादा कोई हार्ड होगा। लेकिन वो भी खुशी खुशी करते हैं, हमारे लिए करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी किसी के लिए करें, क्योंकि देश हमें चुन के ले जाती है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियाँ हैं देश का। हम अगर नहीं काम करेंगे सच्चे मन से, तो फिर कहाँ से हम लोगों को अपने मंजिल तक पहुँचा पाएंगे, है हमारा जिम्मेदारी बनता है। और एक और क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोग जैसे देखिए हम भी अब रेलवे में जॉब करते हैं, लेकिन आप भी कर रहे हैं, तो हम लोग को ड्यूटी जैसे हम लोग आर्मी मानता है क्या है कि कोई पर्व त्योहार में घर चले जाए, लेकिन हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता है, छुट्टी जैसे हमेशा नहीं मिलता है, तो उसमें आप लोग कैसे, आपको याद आता है कि नहीं घर का? बिल्कुल याद आता है घर का याद क्यों नहीं आएगा। फैमिली है, हम उनसे दूर रहते हैं, उनका भी हक बनता है कि हम उनके साथ रहें, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी है। हमारा परिवार था, है भी अभी भी, लेकिन हमारा जो एक परिवार है वो हम ना रेलवे से जुड़ चुके हैं। कहने का मतलब हमारा एक जन्म हुआ है कहीं ना कहीं एक अलग तबके से, और हमारे लिए परिवार वो है, तो हमें हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम ना उनको भी वक्त दें। अब ज़रूरी नहीं कि हम हर त्यौहार में अपने परिवार के साथ ही उपलब्ध हों। हमारा मान लो अगर हम ये जिद कर लें कि नहीं हमें जाना है अपने त्यौहार पे अपने परिवार के साथ, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम पहुँचे तो फिर बाकी लोग पीछे छूट जाएंगे। तो हमें अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करना है, और पर्व त्यौहार तो है, आते हैं, हम सब करेंगे, जहाँ रहेंगे वहाँ सेलिब्रेट करेंगे। बाकी हमारा परिवार तो वही बन चुका है अब रेलवे, तो हम उनके लिए जिएंगे, कर रहे हैं, जब तक हैं करेंगे। और एक और देखिए, हम लोग जो वैकेंसी आपका ALP टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आया था 2018 में आया था, अब देखिए अब लगभग 4 साल पुरने जा रहा है, तो अब न्यू वैकेंसी कब आएगा? थोड़ा देखिए हर स्टूडेंट से आस ला के बैठा हुआ है कि भाई अब आएगा वैकेंसी, क्योंकि कितना ITI कर लिया, कितना स्टूडेंट उस बार नहीं सिलेक्शन हुआ, तो उन लोग कैसे अभी डायरेक्ट माने मोटिवेशन तो कुछ मिल सके, और न्यू वैकेंसी कब आएगा आपके अनुसार आना चाहिए, थोड़ा ये बता दीजिए। जहाँ तक वैकेंसी की बात है, वैकेंट तो है,
रेलवे में है वैकेंट, LP की पोस्टें आएंगी और अनुमानतः 22 के लास्ट तक मेरे ख्याल से आना चाहिए। हम भी इसलिए कि जितने भी एक्सटेंड बाय थे मेरिट लगभग क्लियर हो रहे हैं और उनके बाद उनके पास अगर मान लो कि हम नहीं बचते हैं कैंडिडेट की जिनको हमने एक्सटेंड बाय में रखा है, तो उनको ज़रूरत है रेलवे को और वो निकालेंगे। और मेरे अनुसार जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि 22 में वैकेंसी आ सकती है लास्ट तक LP असिस्टेंट लोको पायलट। और एक और क्वेश्चन आता है कि ट्रेनिंग कितना दिन का होता है और ट्रेनिंग में आप लोग क्या क्या सिखाया जाता है, पर थोड़ा शॉर्टली बता दीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे ही। LP की ट्रेनिंग 3 टर्म में उनका होता है। एक तो सब्जेक्ट उनका होता है ट्रैफिक, डीजल, इलेक्ट्रिक। और ट्रैफिक की पहले जो ट्रेनिंग थी पहले 6 महीने की थी, 2-2 महीने का हर चीज़ को करना है। लेकिन जब मेरी पोस्ट ज्वाइनिंग हुई थी तो मेरे टाइम पे ही मतलब रेलवे में बदलाव हुआ था। एक 27 दिन का करा था उन्होंने, ट्रैफिक का 27 दिन का, डीजल का 27 दिन का और इलेक्ट्रिक का 27 दिन का। हाँ, कुल मिला के 81 वर्किंग डे 104 हो जाता है मिला जुला के, बाकी हॉलीडे। हाँ, अगर आप ये होती है कि आपकी तीनों ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद एक डिविजनल ट्रेनिंग हम कहते हैं, जिसे लाइन ट्रेनिंग कहते हैं, वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मेरी तो लॉकडाउन की वजह से 1.5 महीने ट्रेनिंग हो गई क्योंकि कोविड में एक्सटेंड होते होते बढ़ते गया तो 1.5 महीने की हुई। बाकी नियमतः 1 महीने के अंदर हो जाता है डिविजनल ट्रेनिंग। उसके बाद आपकी पोस्टिंग लॉबी अलॉट हो, जिसको कहते हैं पोस्टिंग का मतलब कि लॉबी हो जाती है आपका, ये हेडक्वार्टर हो गया। जैसे मुझे चंडीगढ़ मिला है और अम्बाला डिवीज़न में पोस्ट, अम्बाला डिवीज़न में से 5 लॉबी है, चंडीगढ़ अम्बाला, कालका, भटिंडा, सहारनपुर। तो मेरा चंडीगढ़ है। बाकी मेरे कई साथी लोग हैं जो कि सारे मतलब लॉबी पे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगता है आप लोगों में ALP में? मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत जहाँ तक बात है मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो A1 मेडिकल उसमें है, क्योंकि उसमें कोई कोताही नहीं। 6/6 होना चाहिए क्या? बिल्कुल 6/6 तो होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड भी A1 होना चाहिए, क्योंकि आप अगर पूरे तरीके से फिट नहीं रहोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। अगर कोई फिजिकली थोड़ा अनफिट है वो अपने हिसाब से डॉक्टर साहब फिर डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा कैटेगरी देना है मेडिकल का, फिर उनके अनुसार पोस्ट आपको मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग जान गए कि ALP जो होता है उनका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, और हमको लगता है कि हर डाउट आप लोग क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप लोग कोई भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। और हम लोग देखिए, मेरा पोस्टिंग रुड़की में है और भैया का पोस्टिंग चंडीगढ़ में, नज़दीक में ही मान के चलिए। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, तो आपको हम जरूर आप बताइएगा, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो कि हर स्टूडेंट को हेल्प मिल सके और उनको मोटिवेशन मिले। तो धन्यवाद भैया फिर से आपको एक बार कि आपने इतना ज़्यादा कीमती समय दिया। आपके पास समय नहीं है क्योंकि आप घर जा रहे थे, लेकिन आपको रोक लिया इसी के लिए। कोई बात नहीं, तो जरूरत पड़े हम फिर आएंगे। अरे भाई, जब भी लगे फिर से बताएंगे। अगर कुछ हमें लगे कि हमें आता हो उस लायक, तो हम जरूर बताएंगे। ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।